बुरी नजर वाला मार्मिक उपन्यास भाग 1 बंधन और सीमाएं। बलात्कार का एक और मामला। ये कब रुकने वाला है? क्या समाज इसी तरह से अपनी बहू बेटियों को खुले घूम रहे दरिंदों का शिकार होने देता रहेगा? जब भी मेरे सामने बलात्कार का कोई मामला आता है तो मुझे अपना अतीत याद आ जाता है। ये मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह दस्तक देने लगता है और मैं फिर से दुख भरी यादों में डूब जाती हूं। 15 साल पहले मैं एक 17 साल की जवान, लापरवाह और मासूम लड़की थी। मेरे माता पिता की इकलौती संतान और मेरे डैडी की पसंदीदा। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं एक अमीर परिवार से थी, लेकिन मेरे पिता शिक्षित थे और हमारे शहर में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने और मेरी मां ने पूरे समय मेरी रक्षा की थी, मुझे हर दुख से दूर किया, मेरे लिए सब कुछ किया। संक्षेप में, मुझे कभी भी अपने घर से बाहर अकेले कदम नहीं उठाना पड़ा। मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं कभी अकेली बाहर जाऊं। मैं एक ऐसे जीवन के लिए उन पर निर्भर थी जो मुझे केवल सुख दे। मेरे पास एक परी कथा की तरह जीवन था और मैं अक्सर अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि परियों की कहानियां एक मिथक हैं। मेरा परियों जैसा जीवन भी हमेशा के लिए नहीं चला। मैं एक उज्जवल बच्ची थी और अपने डैडी का गौरव थी। मैं अच्छा व्यवहार करने वाली, पढ़ी लिखी और आज्ञाकारी थी। मेरे अंदर जो भी गुण थे वे सभी मेरे माता पिता के उपहार थे। मेरी कहानी में अचानक एक मोड़ तब आया जब मैं 12वीं में विज्ञान की छात्र थी। मैं अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही थी, जिसके बाद मैंने अपने करियर को लेकर कई सपने देखे थे। मैं अक्सर सोचा करती थी कि मैं भविष्य में क्या बनूंगी। मेरे पास इतने सारे विकल्प थे, यहां तक कि मेरे दोस्तों ने भी कहा कि मैं जो चाहूं बन सकती हूं, क्योंकि मैं एक बेहद प्रतिभाशाली लड़की थी। मुझे किताबें पढ़ने और लिखने का शौक था। अब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं एक लेखिका बन पाती, लेकिन मेरे माता पिता ने कुछ और ही सोचा और मैंने अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उनकी इच्छा को पूरा करना अपना कर्तव्य समझा। आखिर उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, तो ठीक है। मेरा मन आईआईटी की प्रवेश की परीक्षा देने का था। मैं इसके लिए ट्यूशन भी ले रही थी। मेरे फिजिक्स की ट्यूशन की जगह हमारे शहर के बाहरी इलाके में थी, जहां की आबादी कम थी। मेरे डैडी मुझे वहां भेजने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन मैं अडिग थी और मैं हर हाल में ट्यूशन लेना चाहती थी। वो हमारे शहर के सबसे अजय फिजिक्स के शिक्षक थे और मेरे ज्यादातर दोस्त वहीं पढ़ रहे थे, यहां तक कि अभिषेक भी। अभिषेक कक्षा 9 के बाद से मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था और मैं भी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन फिर भी हमारे पास एक दूसरे के फोन नंबर नहीं थे। स्कूल में एक दूसरे से बात करने का ज्यादा समय नहीं मिलता था। फिर हमारी मुलाकात ट्यूशन की कक्षा में हुई और हमने फिर से एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। पहले मैं उसको सिर्फ दोस्त मानती थी और उसका मेरे साथ या पास होना ज्यादा महत्व का नहीं होता था, पर अब ट्यूशन की कक्षा की मुलाकातों के बाद वो एक जरूरी इंसान हो गया था मेरे उस जीवन में। शायद हम दोनों ही दोस्ती से आगे बढ़ना चाहते थे और अपने रिश्ते को नया मोड़ देना चाहते थे, लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। हम दोनों अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर थे और हमें पता था कि यह समय नहीं था कुछ और करने का। फिर भी हम एक दूसरे के साथ के लिए हमेशा ही तत्पर रहते थे। जैसे कि मैंने कहा, जहां मैं रहती थी वहां से फिजिक्स की ट्यूशन वाली जगह
बहुत दूर थी, इसलिए मेरे डैडी हमेशा मुझे लेने और छोड़ने आते थे। अगर कभी डैडी नहीं आ सकते थे तो मेरी माँ मुझे छोड़ने और लेने आती थी। कभी कभी मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता था कि मेरे मम्मी डैडी मुझे कहीं भी अकेला क्यों नहीं जाने देते थे। मुझे वो स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलती थी जो दूसरों को थी। जो ढाल मेरी रक्षा कर रही थी वो मेरी आजादी छीन रही थी। ट्यूशन कक्षा में आने के बाद अगर समय मिलता था तो मैं अपनी सहेली श्रेया के साथ उसकी स्कूटी पर घूमने चली जाती थी, लेकिन इसके बारे में मम्मी और डैडी को कुछ नहीं मालूम था। मुझे यह देखकर हैरानी होती थी कि श्रेया कितनी स्वतंत्र थी और शहर में जब चाहे इधर उधर अपनी स्कूटी पर घूमती फिरती थी। श्रेया ट्यूशन की कक्षा में भी अपनी स्कूटी से अकेली ही आती थी। अगर कभी कक्षा शुरू होने से पहले हमारे पास समय होता था तो मैं और श्रेया उसकी स्कूटी पर घूमने निकल जाते थे, लेकिन कक्षा शुरू होने से पहले वापस आ जाती थी। मुझे इस तरह उसकी स्कूटी पर बैठकर उसके साथ स्वतंत्र होकर घूमना बहुत अच्छा लगने लगा था। एक दिन मैं और श्रेया कक्षा के समय से कुछ जल्दी ही आ गए। उस दिन मेरे डैडी को कुछ काम था, इसलिए वो मुझे कुछ जल्दी ही छोड़ गए थे। उस दिन मैं और श्रेया घूमने निकल पड़े। हमने सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर स्कूटी रोकी। श्रेया ने मुझे कहा कि वो चाय वाला बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाता था। सच में ही चाय बहुत अच्छी थी। हमने हफ्ते में कम से कम एक दिन उस चाय की दुकान पर जाकर चाय पीना शुरू कर दिया। उस वर्ष ट्यूशन की कक्षा में करीब 2 महीनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदलने लगा। अगस्त के महीने के एक दिन हम दोनों चाय पीने के लिए चाय की दुकान पर पहुंचे। वहां पहुंचते पहुंचते हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। चाय तो हमने पी ली, लेकिन बारिश के कारण हमें कुछ देर तक वहीं रहकर बारिश के रुकने का इंतजार करना पड़ा। बुरी नजर। हमारे पास उस दिन ट्यूशन छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और हम चिंतित थे। पहले कभी भी हमने एक दिन भी ट्यूशन की कक्षा किसी भी कारण से नहीं छोड़ी थी। उस दिन वो चाय की दुकान कुछ थोड़ी सी अलग थी। भीड़ थी और लड़कों का झुंड था जो लगातार हमारी दिशा में चिल्ला चिल्लाकर भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे। वे बर्बर थे और उनमें से एक लड़का लगातार हमारी तरफ घूर रहा था। मैंने कभी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। श्रेया पर शायद कोई प्रभाव नहीं हो रहा था, पर मैं तो बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं परेशान और डरी हुई थी। तभी मैंने देखा कि श्रेया भी अब उस दुकान पर रुकना नहीं चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि हमें वहां से चल देना चाहिए था। उस दिन बारिश के कारण ना तो मम्मी और ना ही डैडी मुझे लेने आए, लेकिन कुछ देर के बाद बारिश धीमी हो गई थी। पर उस दिन हमारी ट्यूशन की कक्षा छूट गई थी। श्रेया ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया और फिर वो अपने घर चली गई। मुझे श्रेया के साथ देखकर मेरे मम्मी डैडी ने सुख की सांस ली, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं शायद बस से आ जाऊंगी। मुझको घर सुरक्षित आया देखकर मम्मी डैडी ने मुझसे आगे कोई सवाल नहीं किया। कुछ दिनों बाद हमारी ट्यूशन कक्षा के बाहर प्रतीक्षा करते हुए श्रेया और मैंने उन लड़कों में से एक को देखा जिन्हें हमने चाय की दुकान पर देखा था। उस दिन के बाद तो ये नियमित ही हो गया और वो 1-2 लड़के हर शाम ट्यूशन की कक्षा के बाहर खड़े हो जाते थे और मुझे और श्रेया को घूर घूर कर देखते थे और भद्दी टिप्पणियां करते थे। वो एक लड़का तो जब तक ट्यूशन की कक्षा का समय समाप्त नहीं हो जाता था तब तक बाहर ही खड़ा रहता था। कक्षा में आते और जाते समय रोज छेड़ने लगा था, जैसे कि उसको किसी का खौफ ही नहीं था। मैं और श्रेया उस लड़के की हरकतों से बहुत ही परेशान हो गई थी। कई मौकों पर जब श्रेया ट्यूशन कक्षा में नहीं आती थी तो मुझे अकेले ही उस लड़के की गंदी नजरों और गंदी टिप्पणियों को सहना पड़ता, और इसलिए हम दोनों ने ट्यूशन कक्षा में
ठीक समय पर आना शुरू कर दिया ताकि हमें बाहर खड़ी होकर कक्षा खुलने की प्रतीक्षा न करनी पड़े और उस आवारा लड़के की टिप्पणी और बुरी नजरों का शिकार न होना पड़े। उसके बाद तो वो लड़का मेरे जैसे हर जगह ही पीछा करने लगा, क्योंकि एक दिन मैंने उसको अपनी शहर की गणित की ट्यूशन की कक्षा के बाहर भी देखा था। फिर एक दिन तो मैंने उसको अपने घर से कुछ दूर बने मॉल पर भी देखा। मैं उस दिन मॉल में कुछ सामान लेने गई थी। मैं अपने पिता को यह बताने से डरती थी। मैं अपने डैडी को किसी नई चिंता में डालना नहीं चाहती थी। इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि घूरना एक अपराध और खतरनाक काम है, और मुझे पता था कि एक बार जब डैडी को इसका पता चल जाएगा तो मेरे प्रतिबंध बढ़ जाएंगे। ये एक गलती थी जो मैंने की थी। मैं निर्णय लेने में हमेशा ही कमजोर थी। मैं अभिषेक से प्यार करती थी। जब एक दिन मैंने अभिषेक को उस घूरने और पीछा करने वाले लड़के के बारे में बताया तो उसने मुझे ही कायर कह दिया और कई बातें भी सुना दी। वो कैसे कह सकता था कि मैं एक कायर, एक डरपोक लड़की थी जिसे आज़ादी का कोई बोध नहीं था। मैं सोचने लगी कि अभिषेक को यह कहने का क्या अधिकार था कि मैं अपनी समस्या के बारे में अपने मम्मी डैडी को बता दूं। और श्रेया ने अभिषेक को मेरी हालत के बारे में क्यों बता दिया था? माना अभिषेक उसका भी दोस्त था, लेकिन वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। और अब अभिषेक मुझ पर इस बात को छिपाने के लिए नाराज था और इसलिए मुझे भी गुस्सा आ गया था। अगले दिन पूरे ट्यूशन के दौरान मैंने और अभिषेक ने बात नहीं की और उस दिन श्रेया भी ट्यूशन की कक्षा में नहीं आई थी। ट्यूशन के बाद जैसे ही मैंने जाना शुरू किया, अभिषेक मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, अकेली घर मत जाना, तुम्हारे डैडी आते ही होंगे। तुम्हें क्या है, मैं अपने मामलों को संभाल सकती हूँ और मैं कायर नहीं हूँ, मैं अकेले घर जा सकती हूँ। मूर्ख मत बनो स्मृति, मैं मूर्ख नहीं हूँ और तुमको भी मुझे अब फोन करने का कोई अधिकार नहीं है। बस जाओ, ठीक है, अपनी श्रेया के पास जाओ, बस जाओ। मैं गुस्से से उस पर चिल्लाई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसका शांत चेहरा फिर से गुस्से से बदल गया। ठीक, वो बोला और चला गया। अभिषेक को इस तरह रूठ कर जाते देखकर मुझे अचानक ही न जाने क्यों भय होने लगा। मैंने अपना सामान इकट्ठा किया और चलने लगी। पिताजी रास्ते में हो सकते थे, वह मुझे सड़क पर से ही ले सकते थे। मैं बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा मुझे अपने पीछे एक मोटरसाइकिल के बारे में पता था और मुझे पता था कि यह अभिषेक था। और जब मैं सड़क के किनारे किनारे पैदल चल रही थी तो वो मोटरसाइकिल पर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं उसकी उपस्थिति से खुश थी, हालांकि मैं अभी भी इतनी कृतज्ञ थी कि मेरे साथ साथ चलने के लिए मैंने उसको धन्यवाद नहीं दिया। दिसंबर का महीना होने के कारण शाम 6 बजे भी अंधेरा था और सड़क बहुत सुनसान थी। मैं तेजी से चल रही थी और सोच रही थी कि मेरे डैडी को मुझे लेने आने में इतना समय क्यों लग रहा था। तभी मोटरसाइकिल मुझे ओवरटेक कर आगे खड़ी हो गई। मैंने हठ पूर्वक अभिषेक की ओर देखने के लिए सिर उठाया, लेकिन वो उस मोटरसाइकिल पर अभिलेख नहीं, वो आवारा लड़का था। मुझे कपकपी हो आई। फिर मैं पीछे की ओर वापस जाने लगी। वो नीचे उतरा और दौड़ता हुआ मेरी ओर आया। मैं तेजी से चल रही थी, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया। मैं चिल्लाई तो उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। वो बुरी तरह हंसा। मैंने कहा, क्या है, छोड़ो मुझे और जाओ यहाँ से। लेकिन वो मेरी तरफ आने लगा। तभी मैंने जल्दी से खुद को संभाला और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर किसी तरह हिम्मत करके ट्यूशन कक्षा की तरफ वापस भागने लगी। मैं दौड़ते दौड़ते बस यही प्रार्थना कर रही थी कि कोई आ जाए। वो फिर अपनी बाइक पर बैठ गया। मैं दौड़ रही थी और उसकी बाइक मेरे साथ साथ चल रही थी और तभी मुझे एक झटका लगा और मैं जमीन पर गिरते ही चिल्लाने लगी। मेरे घुटने में चोट लग गई थी। बमुश्किल में उठी थी कि मुझे एक और झटका लगा और मैं फिर से ठोकर खाकर गिर गई। वो धक्का उसने ही दिया था। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, तभी उसने मेरा गला पकड़ लिया। मैं लड़ रही थी, लेकिन मैं उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मैं कभी भी एक खिलाड़ी नहीं रही थी और मैं अन्य मेरी उम्र की लड़कियों की तरह
शक्तिशाली भी नहीं थी। मैं बहुत ही घबराई हुई थी, लेकिन तभी उसने मुझे धक्का दिया और मुझे नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि मैं संभल पाती, उसने मेरे नाक पर एक नैपकिन रख दिया और मेरे चेहरे को ढक दिया। मैं संघर्ष करती रही, लेकिन मैं सफल नहीं हुई। उस नैपकिन पर लगाई हुई दवाई ने अपना काम कर दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली, ऐसा लग रहा था जैसे कई दिन बीत गए थे। मैं सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। मेरा गला सूख रहा था, हाथ सुन्न हो गए थे, शरीर में दर्द हो रहा था और सर फाड़ने वाला दर्द हो रहा था। मैं अजीब और असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि मैंने याद करने की कोशिश की कि आखिरी बार मेरी आंखें कब खुली थी। याद ने मुझे झकझोर दिया और मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत ठंडी हो चुकी थी। मैंने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की तो मैंने पाया कि मेरे हाथों और पांवों को एक मोटी रस्सी से बांधा हुआ था और मैं हिल तक नहीं सकती थी। यहां तक कि मेरे पैर भी जकड़े हुए थे और उनमें बहुत दर्द हो रहा था। मैंने अपनी आंखें घुमाई। वो जगह एक अंधेरी झोपड़ी सी थी। तभी मैंने देखा कि उस झोपड़ी के एक कोने में आग जल रही थी और उसके पास कपड़े थे। वो मेरे कपड़े थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं तो पूरी तरह से नंगी थी और बंधी हुई थी। मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई और मैं घबराकर झोपड़ी में चारों तरफ देखने लगी। मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ उस झोपड़ी में क्या हुआ था। मैंने नीचे देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे शरीर के निचले भाग को एक पुरानी सी चादर से ढका हुआ था। मैं सोचकर ही घबरा गई कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं और भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था उससे तो मर जाना ही अच्छा था। तभी मैंने देखा कि झोपड़ी के एक कोने में मेरी ट्यूशन की कॉपी और मेरा बैग पड़े थे। मैं बुरी तरह से कांपने लगी। सबसे बुरा हुआ था, क्या बचा था? कुछ भी तो नहीं। मुझे मर जाना चाहिए था, मुझे मर जाना चाहिए था। मैं बस इतना ही सोच पा रही थी। मैंने एक बार फिर से आग को देखा और फिर रेंग रेंग कर आग के पास जाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था और धुएं के कारण खांसी भी बहुत आ रही थी। शायद उस आवारा लड़के के सिवा और कोई भी नहीं जानता था कि मैं उस समय कहां पर थी। मुझे लगने लगा था कि मैं भूखी प्यासी और नंगी ही मर जाने वाली थी। आंसुओं ने मुझे अंधा कर दिया था और मेरे दिमाग ने काम करने से मना कर दिया था। मेरे शरीर ने एक भी इंच हिलने से मना किया। मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट के निशान थे। मैं वहीं लेट गई, क्योंकि मेरी आंखें फिर से बंद हो गई थी। तभी किसी ने मेरे चेहरे पर एक बाल्टी पानी डाल दिया और मैं खांसती हुई आंखें खोलकर उस पानी फेंकने वाले को देखने की कोशिश करने लगी। उसने फिर से मेरा गला पकड़ लिया। साली, तेरा बाप तो पीछे पड़ गया। अब तो एक ही रास्ता है, हम भाग जाएंगे और तू यहीं पड़ी रहेगी ऐसे ही। तुमको हम मारेंगे नहीं, ताकि तुम्हारा बाप तुमको देख सके और उसको ये दृश्य जिंदगी भर सताता रहे। साली, बहुत नखरे कर रही थी और वो तेरा बाप चौकीदार बना फिरता था तेरा, पर हम 2 रात तेरे शरीर के मजे लेते रहे, लेकिन तेरे बाप को कुछ भी पता नहीं चला। हमारे जाने के बाद उसको बताना कि 2 रातों में तेरे साथ कितने लोगों ने मजा लिया। तभी वो नीचे झुका और मेरे दोनों स्तनों को बेरहमी से निचोड़कर बेरहमी से हंस पड़ा। मैं एक बार फिर दर्द से कड़ा उठी। तभी उसने मेरी जांघों को फैलाकर मेरी जांघों के बीच के दुखड़े अंग को अपनी हथेली में लेकर जोर से मसल दिया। मैंने देखा कि जब उसने आग भी बुझा दी, वह मुझे वैसे ही नंगी छोड़कर झोपड़ी से बाहर निकल गया। मेरी कोई आवाज नहीं थी। 2 रातें। मुझे अब अंत महसूस हुआ। मैं मर रही थी। मैं सोचने लगी कि शायद कुछ दिनों के बाद मेरी लाश खोजने वालों को मिल जाएगी। वैसे भी मुझे मेरे शरीर से नफरत हो रही थी, क्योंकि मुझे अपने गंदे शरीर में से कई मर्दों की बदबू आ रही थी, जिन्होंने 2 रात तक मुझे रौंदा था। लेकिन वो चला गया था। मुझे अपने पिता, मेरी माँ की याद आई और मेरी आंखें फिर से बंद हो गई। इससे पहले कि मेरी आंखें पूरी तरह बंद होती,
मैंने लोगों की कई आवाज़ें सुनी और लगा कि जैसे कोई झोपड़ी में घुस गया था। इससे आगे मैं कुछ और नहीं देख सकी क्योंकि मैं फिर से बेहोश हो गई थी। यातना के बाद मैं मर गई थी और मेरी आत्मा कहीं थी जहां सब कुछ सफेद था। दर्द चला गया था। मैं स्वतंत्र महसूस कर रही थी। मैं अपने आप को हिला सकती थी और मुझे कुछ ऊर्जा महसूस हो रही थी। मौत के बाद यही हुआ था सब। और मैंने देखा कि मैं अब उस गंदी चादर से ढकी हुई नहीं। मैंने सफेद कपड़े पहने हुए थे। मैंने अपनी आंखों और सिर हिलाए। मेरे सर के पीछे और आसपास कई मशीनें थी। मैंने सोचने की कोशिश की किस जगह इतनी मशीनें और सब कुछ इतना सफेद हो सकता था। मुझे आभास हुआ कि वो स्वर्ग या नरक तो नहीं थे, क्योंकि मशीन और स्वर्ग एक साथ नहीं हो सकते थे। वो कोई और जगह थी, इसी पृथ्वी पर। तभी कोई मेरे पास आया। वो सफेद रंग में थी। क्या वो कोई परी थी? उसने मुझसे पूछा, स्मृति, क्या आप मुझे सुन सकती हो? वो मेरा नाम जानती थी। तुम कौन हो? मुझे मेरी आवाज मिल गई थी। एक डॉक्टर। आप कैसा महसूस कर रही हैं? डॉक्टर? मेरा दिमाग अंदर बहुत ही तेजी से काम करने लगा। डॉक्टर लोगों का इलाज करते हैं। वे देवदूत हैं, लेकिन वे लोग हैं। यानी मैं धरती पर हूं। क्या मैं मर चुकी हूं? नहीं नहीं स्मृति, आप बीमार हैं, बस इतना ही है। मैं आपके माता पिता को फोन करने जा रहा हूं। मैं मरी नहीं थी, अभी नहीं। और मेरे माता पिता यहाँ डॉक्टर के साथ थे और मैं सांस ले रही थी। मुझे अब और भूख नहीं थी। क्या मेरा दिमाग ठीक था? बातें समझ में आने लगी थी। तभी मेरे पिता और माता अंदर आए। मैं थोड़ा मुस्कुराई। वो रो रहे थे। डैडी ने मेरा सिर सहलाया। कोई कुछ नहीं बोला। फिर मेरे डैडी चले गए। मम्मी अंदर ही रह गई। जब मैं फिर से सोने लगी तो मेरा सर सहलाकर दुलार करने लगी। तब मुझे नहीं पता था कि मैं 2 सप्ताह से उस अस्पताल में बेहोश पड़ी, जीवन मृत्यु के बीच लटक रही थी। लेकिन पूरे समय के दौरान मैंने अपने माता पिता और डॉक्टर के अलावा किसी को नहीं देखा था। मैंने शायद ही कभी अपनी आंखें खोली हो, लेकिन मैंने हमेशा अपनी माँ को अपने बगल में पाया। कभी कभी मैंने उसे चुपचाप रोते हुए देखा, तो वह जानती थी, सब जानते थे। पापा भी। क्या हो रहा था? डैडी कहाँ है? वो मुझे देखने नहीं आते। मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा। वो अपना काम पूरा करने के बाद आएंगे, तुम आराम करो मेरी बेटी। मम्मी की आंखों में आंसू थे। वह इतना रो क्यों रही थी? ये परेशान करने वाला था। मैं अस्पताल से बाहर निकलना चाहती थी। मैं अचानक ही पूरी तरह से जाग गई, क्योंकि मुझे लगा कि कोई मेरे बालों को सहला रहा था। डैडी, मैं फुसफुसाई। वो मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराए। हम आज घर जा रहे हैं। क्या आपने अपना काम खत्म कर लिया? मैंने मासूमियत से उनसे पूछा। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और कहा, मुझे कुछ दिन और दे दो। घर आने के बाद मुझे उस दिन घर ले जाया गया था, लेकिन हमने फ्लाइट और फिर ट्रेन से यात्रा की थी। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरा घर इतना दूर कैसे हो गया था कि हमें इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ी थी। घर वापस आकर मैंने अपनी माँ पर सवालों की बौछार कर दी। वो बहुत धैर्यवान थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं दिल्ली के एक अस्पताल में थी, क्योंकि मैं बहुत बीमार थी और अब हम घर वापस आ गए थे, इसलिए वो मेरे पसंदीदा व्यंजन और सब कुछ पका रही थी। बहुत बीमार। मैंने सोचा कि क्या वह नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। तब मैं समझ गई कि वो सब शायद नहीं जानते थे जो मैं जानती थी। लेकिन तब उन्होंने क्या सोचा होगा जब उन्होंने मुझे उस झोपड़ी में बेहोश देखा था। मैं हर बात से बेखबर थी। शायद वो और डॉक्टर सब कुछ जानते थे और चुप थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मैं उन दिनों में नींद से सिर्फ 3 बार जागी थी, 2 हफ्तों की लंबी अवधि में। मैं जानती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा।
डैडी के मेरे कमरे में आने पर मैं ख्यालों में खोई हुई थी। मुझे गले लगाया, स्मृति, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और फिर मैं फुसफुसाई, क्या किया आपने डैडी? उन्होंने तब मेरी तरफ देखा। डैडी समझ गए थे कि मैं उनके काम का मतलब समझ गई थी और मैं सब कुछ जानती थी। अब कुछ भी छिपाने का कोई फायदा नहीं था। डैडी ने कहा, मैंने तुम्हें न्याय दिला दिया है। तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने वाले उस दरिंदे को मौत की सजा दी जाएगी। इतना कहकर डैडी बाहर चले गए और मैं पलंग पर तकिए में अपना मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी माँ ने आकर मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई और फिर मैं बेहोश हो गई। स्वास्थ्य के लिहाज से मैं ठीक थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो बहुत ही गलत था। मैं अब चैन की नींद नहीं सो पा रही थी, क्योंकि मैं बीमारी से उबर चुकी थी और मेरा दिमाग और शरीर दोनों ही ठीक से काम कर रहे थे। और तो सब ठीक था, पर मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। नींद की गोलियां भी काम नहीं करती थी। मैं रात को सोते सोते उठ जाती थी और जोर जोर से रोने लगती थी, लेकिन मेरे मम्मी डैडी को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। वे केवल ये जानते थे कि मुझे सोने के लिए गोलियों की जरूरत होती थी। दिन भर मैं अकेली कमरे में बैठी रहती थी और कुछ नहीं करती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर क्या आ गया था। मैं घर पर लकवाग्रस्त महसूस करने लगी थी और कोई जगह नहीं थी जहां मैं जाऊं, और न ही मुझे ले जाया गया। मैं अपने माता पिता के अलावा किसी के संपर्क में नहीं थी। उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ दिनों के लिए अकेले छोड़ देना सबसे अच्छा था। हालांकि जब मैंने उनसे बात करने से इनकार कर दिया तो उन्हें लगा कि मामला बहुत दूर जा रहा था और मैं अपना सारा जीवन इस तरह नहीं बिता सकती थी। एक दिन श्रेया मुझसे पूछने आई। अगर मेरी माँ को मुझे किसी से बात करवाने की चिंता नहीं होती तो वो श्रेया को अंदर नहीं आने देते। मैं अपने कमरे में एक मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। श्रेया को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। हमने बहुत देर तक बहुत सी बातें की। हमारी बातचीत हल्की फुल्की थी, कुछ भी गंभीर नहीं था। वो मेरे लिए पिछले महीने के पढ़ाई के नोट्स लेकर आई थी। बोर्ड की परीक्षा 2 महीने दूर थी। मुझे पढ़ाई करनी थी। मैंने उससे कहा कि मैं इम्तिहान नहीं देना चाहती थी। तभी उसने पूछा कि क्या मैं शादी करके बच्चे पैदा करने की योजना बना रही थी। मैं बहुत ही उलझन में थी। स्मृति, क्या तुम्हें एहसास है कि जो कुछ भी है तुम हमेशा अपने कमरे में नहीं रह सकती हो? आंटी ने मुझसे कहा है कि तुम हर समय खाली बैठी रहती हो। इस तरह से न तो तुमको और न ही तुम्हारे मम्मी डैडी को कोई लाभ होगा। कम से कम अपनी शिक्षा तो पूरी कर लो। अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, पढ़ाई पूरी कर लो। अभी भी समय है तुम्हारे पास। पढ़ाई कैसे मदद करने वाली है? मैं घर से बाहर कैसे निकल सकती हूँ? इसके साथ लोग बहुत सी बातें करेंगे। मैं लोगों की बातों का सामना कैसे करूंगी? लोग मेरे साथ हुए अत्याचार के बारे में मुझसे तरह तरह के से प्रश्न करेंगे। मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी। डैडी भी नहीं चाहेंगे कि मैं आगे की पढ़ाई करूं, और फिर अब पढ़ाई में मेरा ध्यान भी तो नहीं लगेगा। मुझे बस आराम और शांति नहीं मिल रही थी। ये मुझे परेशान करता है। मैं ही क्यों? मैं इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकती स्मृति। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि भारत में हर 20 मिनट में एक लड़की का बलात्कार होता है। यहाँ लड़कियां पीड़ित हैं जिन्हें हर चीज से बचना है। तुम्हारे डैडी ने अपराधी को दंडित किया, लेकिन तुम तो हमेशा के लिए पीड़ित नहीं रह सकती ना। जीवन बहुत लंबा है मेरी जान। क्या तुम हमेशा के लिए ऐसे ही जी सकती हो? तुमको अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए और सबसे पहले स्वतंत्र होना चाहिए। मेरी बेटी को गलत गलत बातें मत समझाओ। डैडी मेरे कमरे में दाखिल हुए। मुझे पता है कि मेरी बेटी के लिए सबसे अच्छा क्या है और मैंने पहले से ही योजना बनाई हुई है। तुम जा सकती हो। डैडी, स्मृति, तुम्हारी सहेली के जाने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। मैं नहीं चाहता कि बाहरी लोग पारिवारिक मामलों में दखल दें। इसके अलावा उसने तुमको जहां तुम हो वहां पहुंचाने में काफी भूमिका निभाई है।
अगर तुम स्कूटी की सवारी पर नहीं गई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। वाह, तो उनके मुताबिक मेरे साथ बलात्कार किया गया क्योंकि मैंने स्कूटी पर घूमकर थोड़ा आनंद लिया था। मुझे नहीं पता कि उस समय मुझे इतना गुस्सा क्यों आया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं फटने के लिए तैयार थी। डैडी, क्या आपका मतलब है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ क्योंकि मैंने स्कूटी पर बैठकर थोड़ा मजा लिया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया? इसमें क्या गलत था? मैं बस वहां थी उस चाय की दुकान पर। मेरी जगह कोई और लड़की भी हो सकती थी। बात यह है कि क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं? मैं मानती हूं कि मैंने एक गलती की थी कि मैंने आपको अपने पीछे आने वाले उस आवारा लड़के के बारे में नहीं बताया था। मुझे डर था कि आप मेरी ट्यूशन रद्द कर देंगे। क्या मैं गलत थी? क्या मेरा जीवन जीना गलत था? क्या इतनी लड़कियां नहीं हैं जो ट्यूशन जाती हैं और हर जगह अकेले और स्वतंत्र घूमती हैं? मेरा क्या कसूर है डैडी? अगर किसी और लड़की के साथ भी तो हो सकता था। मेरी क्या यही गलती थी कि मैं उस दिन वहां थी उस चाय की दुकान पर? और अभी आपने ही उल्लेख किया कि मैं कैसे मुझे बचाया गया था। मुझे लगता है कि मैं उस झोपड़ी में अब तक मर चुकी होती अगर श्रेया ने मुझे बचाने में पर्याप्त भूमिका नहीं निभाई होती। या क्या आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों पर बोझ बनने के बजाय मरी गई होती? मुझे निश्चित रूप से थप्पड़ मारा जाता अगर मेरे पिता को नहीं लगता कि मैं काफी कमजोर थी। उन्होंने एक बार मेरी तरफ गुस्से से देखा और फिर चले गए। मैं अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। मैं काफी बोल चुकी थी। श्रेया ने मुझे कुछ देर तक देखा और उसने मुझे पढ़ाई के नोट्स दिए और चली गई। मैंने मम्मी को चुपचाप रोते देखा। मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करने वाली थी? सब कुछ कब सामान्य होने वाला था। एक अलग शहर में डैडी रात को मेरे कमरे में आए। वो काफी हिले डुले नजर आ रहे थे। मैं उस समय श्रेया के नोट्स पढ़ रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा और इंतजार करने लगी। वो मेरे पास बैठ गए और मेरे सर पर हाथ रख दिया। मुझे खेद है स्मृति, मुझे ये बात पहले करनी चाहिए थी। मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, तुम्हारे मन से पूछना चाहिए था, लेकिन मैं व्याकुल था। मुझे नहीं पता था कि बाहर बात करने वाले लोगों से तुम्हारी रक्षा कैसे की जाए। इसलिए मुझे लगा कि ये बेहतर है तुम अंदर रहो। मुझे डर था कि मैं तुम्हें शांत नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की। मुझे खुद चिंता थी। इस बात की चिंता थी कि तुमसे शादी कौन करेगा। फिर मैं अपने हाथ से जो काम था उसको करने में लग गया। मुझे लगा कि मैंने आपके अपराधी को सजा दिलवाकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था, लेकिन मैं गलत था। मेरा कर्तव्य तुमको खुश करना है। मुझे बताओ स्मृति, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम पढ़ना चाहती हो? डैडी ने इतना सब कुछ बोलने के बाद बहुत ही याचना भरी नजरों से देखा। डैडी, मैं स्वतंत्र बनना चाहती हूँ, किसी की दया पर नहीं, और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। अभी नहीं करनी है तो मत करो, मेरा मतलब बाद में शादी करने से था। मुझे कोई अच्छा मिल जाएगा, कोई हो सकता है जिसको तुम पसंद करने लगो। नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। स्मृति, ये एक पुरुष प्रधान समाज है, तुमको किसी की आवश्यकता होगी। डैडी, मैंने कहा कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। शादी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह सिर्फ एक हिस्सा है, और अगर वो हिस्सा मेरे लिए नहीं है तो ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर रही हूँ कि कोई रक्षा करने के लिए होगा मेरे साथ।
अगर मैं कभी शादी करूंगी तो वो इसलिए होगा कि मुझे अपना जीवन बिताने के लिए कोई मिल जाएगा जो मुझे प्यार करेगा, अन्यथा नहीं। और मैं पढ़ना चाहती हूँ, हाँ, लेकिन मुझे अभी अपना कैरियर तय करना है। सबसे पहले मैं अपने बोर्ड्स को पूरा करना चाहती हूँ और मैं ट्यूशन के लिए नहीं जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि ये एक समस्या होगी, लेकिन मुझे श्रेया से नोट्स चाहिए होंगे, इसलिए कृपया इसकी अनुमति दें। डैडी ने एक बार फिर मेरे सर पर हाथ रखा और बाहर चले गए। बोर्ड के नतीजे आ चुके थे। मैंने 90% अंक हासिल किए। मैं न खुश थी न उदास थी। अगर वे महीने कभी नहीं आए होते तो मैं बहुत अधिक अंक प्राप्त कर लेती, लेकिन फिर मैंने परीक्षा नहीं दी होती अगर मेरा नजरिया नहीं बदला होता। मुझे बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ सोचना था। मैं अब इंजीनियरिंग नहीं कर रही थी। मैंने डैडी से अपनी इच्छा जाहिर की। उन्हें समझ नहीं आया कि मैं साहित्य का अध्ययन क्यों करना चाहती थी, विज्ञान की पढ़ाई को त्याग कर, लेकिन वो मेरा समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। वो मुझे हमारे गृहनगर से बाहर भेजने के लिए तैयार हो गए। मुझे एक अलग शहर में जाने और खुद को स्थापित करने की जरूरत थी। मुझे खुद को बदलने की जरूरत थी। इसलिए मुझे बीए में भर्ती करवाया गया, अहमदाबाद के एक कॉलेज में। मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी, लेकिन वहां मेरे मामा थे जो मेरे अभिभावक थे उस नए शहर में। 3 साल तक मैंने वहीं पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ साथ लेख, कहानियां, कविताएं भी लिखी। उनमें से कुछ मेरे कॉलेज की पत्रिकाओं में छपे। मुझे साहित्यिक प्रतियोगिताओं के लिए भी पुरस्कार मिले, लेकिन मैं और आने का इंतजार कर रही थी। बीए के बाद मैंने एमए किया। उस दौरान मैं शायद ही कभी घर जाती थी। मेरे माता पिता ही थे जो मुझसे मिलने आते थे। मैं अपने जीवन में व्यस्त थी। मैं कई बार श्रेया से बात करती थी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसने एक बार मुझसे कहा था कि अभिषेक मुझसे बात करना चाहता था। मैंने मना कर दिया था। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अहमदाबाद में कुछ दोस्त बनाए थे, सभी छात्रावास में रहने वाले। हम अपने खाली समय में टहलने या फिल्मों के लिए जाते थे, लेकिन वे मेरे अतीत से अनजान थे। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे छुपाना चाहती थी। उन्होंने कभी नहीं पूछा और मैंने कभी नहीं बताया। 4 अक्टूबर को मेरा 22वां जन्मदिन था। मुझे अब अपने जन्मदिन पर विशेष महसूस नहीं हुआ। ये मेरे लिए एक साधारण दिन था और केवल मेरे माता पिता ही थे जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। मैंने किसी और के कॉल को स्वीकार नहीं किया। मैंने बहुत पहले ही रोक दिया था, इसलिए अब किसी ने ऐसा नहीं किया। हालांकि श्रेया ने हमेशा की तरह मुझे मैसेज किया। वो हमेशा से एक अच्छी दोस्त रही थी। मैं उसके बारे में सोचकर मुस्कुराई और धन्यवाद का उत्तर दिया। किसके ख्यालों में डूबी हुई हो बर्थडे गर्ल? मैं इस आवाज को कहीं भी पहचान सकती थी, क्योंकि पिछले 5 सालों से ये लड़की अपनी आवाज से मेरे कानों को खा रही थी। बुरा मत मानना जाने मन, लेकिन कभी तो कुछ दिया करो रहस्यमय लड़की। मैं उसे देखकर मुस्कुराई। रिट्स, रितिका के लिए लघु नाम था। रिट्स मेरी रूममेट, बैचमेट, सहपाठी और पिछले 5 वर्षों से एक बहुत अच्छी और एकमात्र दोस्त। अगर वो नहीं होती तो मैं यहाँ मित्रहीन रह जाती। वो वही थी जिसने मुझे मेरे अकेलेपन में रहने से मना कर दिया था। मेरी जिद के बावजूद वो मुझे शॉपिंग करने, मूवी देखने, दोस्तों के साथ हैंग आउट जॉन्स और जिंदगी में घसीटती थी। और उसने कभी नहीं पूछा, इसलिए नहीं कि वह जानती थी कि मैं नहीं बताऊंगी।
वो जानती थी कि मैं उसे बता दूंगी, क्योंकि उसे कुछ भी मना करना व्यवहारिक रूप से असंभव था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि मेरा जो राज था मैं उसे बताना नहीं चाहती थी, और वो उसका सम्मान करती थी, और मैं उसके लिए ही उससे प्यार करती थी। और ऐसा हर कोई करता था। वो सबकी दोस्त थी, और टॉपर्स में से एक थी। और उसके बॉयफ्रेंड, वो आकर मेरे पास बैठ गई। आज अपना जन्मदिन क्यों नहीं मना सकती हो रिट्स? तुम मुझे हर साल एक ही सवाल क्यों पूछती हो? क्योंकि तुम जवाब नहीं देती हो बेवकूफ। कोई जवाब नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा महसूस कराऊंगी कि तुमको अच्छा लगेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ऑफ, मुझे उपहार नहीं चाहिए। वो उपहार नहीं है। वो, उसका क्या मतलब है? अनुमान लगाओ। रिच यार प्लीज, इस तरह के चुटकुले मत सुनाओ। इस दिन को एक सामान्य दिन की तरह रहने दो। इससे मुझे खुशी मिलती है। काश तुमको खुशी मिलती। कम से कम मैं पिछले 5 वर्षों से इतना जानती हूँ। खैर जो भी हो, पहले से ही 5:30 बज चुके हैं। बैठक कक्ष में नीचे चलते हैं। कोई तुम्हारी तलाश में आया। कोई? क्या? मुझे नहीं पता। इतना कहकर वह चली गई। अब मेरे पास एक ही विकल्प था, नीचे जाकर इस वह से मिलने के। मुझे रिट्स की चिंता नहीं थी। वह कुछ देर बाद आ जाने वाली थी। वो गुस्से में नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख सकती थी, और बस बोलती ही रहती थी। और वो मेरे बिना ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। मीटिंग रूम में मैं नीचे मीटिंग रूम की ओर चल दी, और जिसको मैंने देखा, देखते ही मैं स्थिर खड़ी रह गई। मेरे अंदर कुछ गहरा हिल गया। एक कपकपी के साथ भावनाओं की अचानक भीड़ उमड़ पड़ी है। मैं बैठना चाहती थी और मुझे अचानक प्यास लग गई। मेरी आंखों ने मेरे सामने खड़े व्यक्ति को देखने से इनकार कर दिया। मेरी आंखों ने जमीन को प्राथमिकता दी, लेकिन इसने मुझे दोषी महसूस करवाया। इसलिए मैंने उन्हें उस पर नहीं, बल्कि पीछे देखने के लिए मजबूर किया। वो मेरी ओर चलने लगा। हेलो, हेलो अभिषेक। बड़ी मुश्किल से शब्द निकले। मेरी आवाज अटकी हुई लग रही थी। मैं वापस ऊपर जाना चाहती थी। मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से आया था, लेकिन मैं जानना भी नहीं चाहती थी। मैं उससे और उसकी दोस्त दे रही निगाहों से दूर जाना चाहती थी। मैंने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। स्मृति, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने उसको घूरना शुरू कर दिया। वो मुझसे बात करने आया था। वो इतने लंबे समय से कोशिश कर रहा था, और अब वह आखिरकार आ गया था। और जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगी, तब तक वह नहीं जाएगा। अब बहाना बनाना बेकार था। वो ये पूछने नहीं आया था कि किन कारणों से मैं श्रेया से कहती थी कि मैं अभिषेक से बात नहीं करना चाहती। मैंने आह भरी और कहा, मेरे साथ आओ। मैं उसे पास के एक पार्क में ले गई, जो आमतौर पर सुनसान रहता था, इसलिए मेरा पसंदीदा स्थान था। मैं अकेले उसके साथ नहीं डरती थी। मुझे पता था कि मैं उस पर भरोसा कर सकती थी। हम वहाँ एक बेंच पर बैठ गए। मुझे नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में हमारे बीच क्या होने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद वह बेहतरी के लिए था। चलो, कम से कम तुम्हें मेरा नाम तो याद है, उसने एक टिप्पणी से शुरुआत की। इतना तो मैं कर ही सकती थी, मैंने उत्तर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं रक्षात्मक क्यों हो रही थी,
लेकिन मुझे अचानक उस पर गुस्सा आ रहा था। उसे अभी क्यों आना पड़ा? वो 5 साल के लिए कहा था। उसने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे तब आना चाहिए था। 5 साल हो गए और मैं अभी भी ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे मुझे उस पर पूरा अधिकार था, जैसे कि वह अभी भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसने घूर कर देखा और कहा, सच में तुमने कम से कम मेरा नाम तो याद रखा, मिस स्मृति पाठक। तुम यहाँ क्यों हो? चले जाओ। तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसी हूं खुश हूं। क्या तुम मुझसे या फिर खुद से बात कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आए हो अभिषेक? तुम मेरे अतीत को फिर से खोलने क्यों आए हो? मैं उस अतीत से आगे क्यों नहीं बढ़ सकती जो मैंने झेला था? कि मुझे अधिकार नहीं है? मैंने उसी समय दावा किया और तर्क किया। जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी विशेषताओं में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन वो बहुत अधिक परिपक्व और समझदार लग रहा था। उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही तपा हुआ लग रहा था, लेकिन वो अभी भी सुंदर था। क्या वो कहां से आया था? मैंने जल्दी से दूर देखा। डर था कि वो मेरा आखिरी शब्द पढ़ लेगा। तुम्हारा भी अधिकार है खुश रहने का, लेकिन तुम इसका सिर्फ दिखावा कर रही हो। तुम खुश नहीं हो। तुम आगे बढ़ सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम ऐसा व्यवहार करती हो जैसे तुम अकेली खुश हो, लेकिन तुम खुश नहीं हो। तुमको अभी भी एक दोस्त की जरूरत है। भगवान के लिए अभिषेक, ये एक दोस्त के बारे में नहीं है। मेरे यहाँ अच्छे दोस्त हैं, कोई भी नहीं जो तुम्हारे अतीत को जानता है, क्योंकि वो तुमको पहले से नहीं जानते। केवल मैं और श्रेया जानते हैं, और श्रेया ने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई है। तुम पर मेरा कुछ भी बकाया नहीं है। ये तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है जो तुम निभाना चाहते हो। मैं ठीक हूं। क्या तुम मूर्ख हो? तुमको लगता है कि मैं यहाँ आया हूं क्योंकि ये एक कर्तव्य है? जैसे कि मैं कई बार रातों की नींद हराम करता हूं क्योंकि मैं अपना कर्तव्य पूरा करने में असमर्थ रहा हूं। क्या तुम सच में इतनी मूर्ख हो? क्या तुम नहीं जानती कि मुझे तुम्हारी परवाह है? अगर मुझे इस जगह का पता होता तो मैं तुमसे बहुत पहले मिलने आ जाता। मैंने तुमसे घर पर मिलने की कोशिश की, लेकिन तुम कभी घर वापस आई नहीं। और श्रेया ने मुझसे कहा कि तुमसे मिलना ठीक नहीं है, और तुमने शायद ही कभी किसी से बात की हो, और तुमने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया था। क्या तुम सोच सकती हो कि मुझे कैसा लगा था? मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझसे बात करने से भी मना कर दिया था। क्यों? क्या मैं जवाब के लायक नहीं हूं? जो हुआ उसके बारे में नहीं है, ये इसके बारे में है कि परिणाम क्या थे। मुझे लगा कि तुम मुझसे बात करोगी और मैं तुम्हारे हर दुख को कम कर दूंगा। शुरुआत में मैं हर रोज तुम्हारे फोन कॉल का इंतजार करता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुमसे कैसे संपर्क किया जाए। तब श्रेया ने मुझे तुम्हारा हाल बताया और मैं तुमसे मिलना चाहता था, जो मुझे पता था कि असंभव था। इसलिए मैंने तुम्हारी खबर लेने के लिए उससे बात की। आगे मुझे पता चला तुम यहाँ थी और मैं डीयू में। मैं भी बिजी रहा, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं था जब मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। मैं श्रेया के संपर्क में इस उम्मीद में था कि एक दिन मैं तुमसे संपर्क करूंगा। तुम कभी छुट्टियों में भी घर नहीं आई, और यहां तक कि तुम्हारे माता पिता भी वहां से शिफ्ट हो गए। तब मैंने तुमको कुछ समय देने का फैसला किया। मुझे श्रेया से तुम्हारे बारे में खबर मिली थी, लेकिन मैंने तुमसे संपर्क नहीं किया। मैंने आज के दिन का, तुम्हारे जन्मदिन का इंतजार किया स्मृति, और मैं इस दिन को बर्बाद नहीं कर सका जिसका मैंने इतने लंबे समय से इंतजार किया था। मुझे तुमसे मिलना था तो मैं आया। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए आया हूं। मैं उसे ढूंढ रहा हूं। क्या मैं कृपया उससे मिल सकता हूं? मुझे उसकी बहुत याद आती है स्मृति। अजीब था,
लेकिन फिर भी मुझे लगा जैसे वो मेरा अपना था, मेरी कीमती संपत्ति था। मैं अपने आंसुओं को रोकने के लिए संघर्ष करते हुए भी उसे गले लगाया। मैंने खुद उससे संपर्क क्यों नहीं किया था? मैं निर्णय लेने वाली कौन होती थी कि वो भी मेरी पीठ पीछे बातें करने वाले लोगों में से एक था। मुझे उससे किस बात का डर था? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और वो अभी भी था। और मैंने उसको गले लगाते समय उसकी लगाई हुई परफ्यूम की सुगंध को सूंघा और फिर आलिंगन अचानक टूट गया। केवल सबसे अच्छा दोस्त, मैंने अपने मन में दोहराया। हम पास की एक कॉफी शॉप में चले गए और फिर वहां बैठकर कॉफी पीते हुए मैंने अपने जीवन का विवरण उसे सुनाया। मैं किसी बात पर नहीं रुकी और लगातार बोलती रही। मैंने ऐसे बात की जैसे मैंने उस घटना के बाद से बात ही नहीं की थी। हमने उसके बारे में भी बात की, लेकिन उसने इस बात का ख्याल रखा था कि वो मेरी कंफर्ट लिमिट से ज्यादा बात ना करे। रात के 8 बज रहे थे जब उसने मुझे मेरे हॉस्टल में छोड़ दिया। हमने फोन नंबरों का आदान प्रदान किया और कल मिलते हैं के साथ वो चला गया। मैं ऊपर गई और रितिका को कमरे में पाकर उसे कसकर गले लगा लिया। वो पहले तो सख्त थी, लेकिन मेरी खुशी को देखकर उसने हार मान ली। तो ये रहस्य था, प्रेमी कारण था। मैं हैरान हुई और सोचने लगी कि रिट्स के दिमाग में ऐसे विचार कहां से आ जाता है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे बताया था, उसने अपना बचाव किया। मैंने अभिषेक को मैसेज किया, तुम मेरे बॉयफ्रेंड कब बने? तुम्हारी सहेली ने मुझे बताया। जिस क्षण वह मुझसे मिली उसने मुझे तुम्हारी हालत के बारे में बताया और कहा कि तुम मेरे खोए हुए प्यार के कारण ही उदास रहती थी। सब कहानियां उसकी बनाई हुई हैं। उसने खुद बताया और फिर पूछा। मैंने खुद को तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं कहा, लेकिन इनकार भी नहीं किया। उसने इसे हाँ के रूप में लिया, मुझे लगता है। अभिषेक ने मैसेज से जवाब दिया। रितिका ऐसी हो सकती थी? पागल। इसके बारे में क्षमा करना अभिषेक, वो कई बातें अपने मन से ही बना लेती है। अरे, मुझे बॉयफ्रेंड से कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं मूर्ख, अभी तक नहीं। तुम? नहीं। अच्छा, अलविदा। तुमको बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। मैंने उसे जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं व्यस्त थी, बल्कि इसलिए कि वह मेरे लिए एक मार्मिक विषय था। मैं स्कूल में किसी लड़के के संपर्क में नहीं थी और मैंने यहाँ कोई दोस्त नहीं बनाया था। कुछ ने मुझ में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन मैंने उनकी बातों को कभी स्वीकार नहीं किया। वे मेरे अतीत के बारे में नहीं जानते थे और शायद कोई नहीं जानता था। वे आगे बढ़े। मुझे नहीं पता था कि वह उस अंतिम मैसेज से क्या कह रहा था। मैं नहीं चाहती थी। मैं उसकी दोस्ती से खुश थी। मैं इसे खराब नहीं करना चाहती थी। मुझे अपने खोल से बाहर आने में इतना समय लगा था। मैं अब खुश थी, 3 अच्छे दोस्तों के साथ। मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए था। मैं पहले अपने लिए एक करियर चाहती थी और मैं स्वतंत्र होना चाहती थी। मैंने उसे यह सब लगभग बता दिया था। अगले दिन हम कॉलेज के बाहर मिले। उससे बातें छिपाना कठिन होता जा रहा था। तो भविष्य के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? अभिषेक और मैं। मेरे एमए के बाद मैं एमफिल और फिर पीएचडी करना चाहती हूँ और साथ साथ मैं अपने सपनों के शौक को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं एक लेखिका बनना चाहती हूँ और मैं उस पर काम कर रही हूँ। और उसके बाद तुम मुझसे और क्या क्या करवाना चाहते हो मिस्टर? नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत कुछ करो, लेकिन मुझे एक तरफ छोड़ दो और तुम्हारे बारे में बात करें। क्या तुम्हारी शादी की कोई योजना है? लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े? मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ और मैं ये चर्चा नहीं चाहती हूँ।
तुमने पहले कभी नहीं कहा कि तुम अपनी शादी के खिलाफ थी। तुम समझते क्यों नहीं हो, पहले मेरा बलात्कार नहीं हुआ था। मैं फिर से रक्षात्मक हो रही थी और मैं अपना गुस्सा उस पर निर्देशित कर रही थी। क्या तुम लकवाग्रस्त हो गई हो? नहीं तो और क्या। तुम एक सदियों पुराने मूर्ख की तरह क्यों व्यवहार कर रही हो? अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको शादी करने और खुश रहने का पूरा अधिकार है। और ये जानने के बाद मुझसे कौन शादी करेगा कि मेरे साथ 2 दिन तक लगातार बलात्कार हुआ था। और मैं इस तथ्य से को उससे नहीं छुपाऊंगी जिससे मैं शादी करने वाली हूं भविष्य में। क्या तुमने कभी कोशिश की? कोई भी तुमसे शादी करेगा बेवकूफ। तुम इतने खूबसूरत इंसान हो। हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? मेरे माता पिता की तरह व्यवहार मत करो। और अगर कोई मुझसे शादी करना चाहता है तो वो आकर कहेगा, है ना? तभी मैं उसे बताऊंगी कि अब तक तुम्हारा कोई प्रिय नहीं है। अभिषेक ने सामान्य लगने की कोशिश की और मैं इस पर ध्यान देने से चूक गई। मैंने ये सब सोचना बंद कर दिया। जब कोई मुझसे ऐसा कहेगा तो मैं कोशिश करूंगी। अच्छा विचार है। चलो फिर कल मिलते हैं। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन मैं खुश थी। मैं अपने छात्रावास में लौट आई, इस बात से अनजान के आगे क्या था मेरे लिए मेरे कमरे में। अगले दिन मुझे उसका एक संदेश मिला। शाम 4 बजे मैं तुमको लेने आऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि तुम सुरक्षित हो। ठीक। उधर से वापस जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैं तैयार हो गई। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कम से कम ठीक दिखना चाहती थी। मैंने एक सफेद कुर्ती पहनी थी जिसमें गुलाबी धागे का काम था और इसे गुलाबी दुपट्टे और गुलाबी लेगिंग के साथ मैच किया था। मैंने सालों में पहली बार अपने बालों को खुला छोड़ा और काजल और गुलाबी लिप ग्लॉस के साथ अपने रूप को पूरा किया। वो ठीक 4 बजे सफेद शर्ट और नीली जींस में वहां मेरा इंतजार कर रहा था। यह किसी तरह एक औपचारिक डेट की तरह महसूस हुआ। भले ही हम दोनों ने इसे एक अनौपचारिक मुलाकात बनाने की बहुत कोशिश की, फिर भी हम काकरिया पहुंचे। मैं वहां पहले भी गई थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि मैं उसे वहां ले गई थी, क्योंकि वो पहली बार वहां आया था। मैंने उसे अपनी पसंद की सभी जगह दिखाई, लेकिन भले ही मैं इस जगह का दौरा पहले भी कर चुकी थी, लेकिन मुझे उस तरह का मजा कभी भी नहीं आया था जिसके लिए वो जगह बनाई गई थी। अभिषेक ने मुझे जिन सोचों से बांध रखा था उनसे मुक्त करवा दिया। उसने मुझे मनाने के बाद कुछ मजे मजे की चीजें की और मुझे उसके साथ रहने में मजा आने लगा था और मैं उत्साह से भर गई थी। और भले ही मुझे पता था कि वह 2 दिनों में चला जाएगा, मैं जो भी समय था उसका आनंद लेना चाहती थी। हम या यूं कहें कि मैं कुछ समय बाद थक गई थी और मुझे भूख लग रही थी, इसलिए हमने कुछ देर रुककर खाने का फैसला किया। हम अभी भी एक पूर्ण चक्र पूरा करने के लिए आधे रास्ते में थे। ये पहली बार था जब मैं झूले पर ऊपर बैठी एक बार में पूरा पार्क देख रही थी। पहले जब भी मैं उस पार्क में आती थी, कुछ देर बिताकर किसी भी गेट से बाहर आ जाती थी, लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं इसका लुत्फ उठा रही थी। खाने के बाद शाम के 7 बज रहे थे। चूंकि मुझे 9 बजे तक हॉस्टल पहुंचना था, इसलिए 8 बजे जाना जरूरी था। हम तेजी से गर्म हवा के गुब्बारे की ओर बढ़े, जो आखिरी पड़ाव था। टिकट के लिए जाते समय अभिषेक ने मुझे इंतजार करने को कहा। फिर हम प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि गुब्बारे के बैठने की जगह में अंदर हम दोनों के सिवा और कोई भी व्यक्ति नहीं था। ये हवा में ले जाने वाले गुब्बारे की सवारी 15 मिनट की थी और इस राइड में बैलून लोगों को हवा में ऊपर से नीचे ले जाता था। उस गुब्बारे के नीचे 20 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी।
स्वाभाविक रूप से बैठने की जगह को खाली देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तब मैंने कुछ नहीं कहा। हम अंदर जाकर बैठ गए। बहुत ही आनंदमय सफर लगा। वो सवारी अद्भुत थी। हम हवा में तैर रहे थे। ताजी हवा मेरे चेहरे पर और मेरे बगल में साथ चल रही थी। मैं उमंग में थी और खूब हंस रही थी। वो मेरे साथ हंस तो रहा था, लेकिन वो ये भी सुनिश्चित कर रहा था कि कहीं मैं अपना संतुलन न खो बैठूं। मैंने उसे गले लगाया और फुसफुसा कर कहा, धन्यवाद। वो बस वहीं बैठ गया, लेकिन वो मुझे देख रहा था। मुझे ये नोटिस करने में थोड़ा समय लगा कि उसने एक बार भी मुझसे दूर नहीं देखा था। जैसे ही एहसास हुआ, मैं शर्मा गई। मैंने इस बार उसकी आंखों में देखा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बहुत शांत लग रहा था और उसकी आंखें कितनी सच्ची थी। मैं पूरी दुनिया में उस पर भरोसा कर सकती थी। उन आंखों में कुछ नया था, इच्छा थी मेरे लिए। मेरे दिल ने पूछा, चुप रहो। मेरे मन ने कहा। मुझे नहीं पता था कि कहां देखना था। मेरी नजरों ने उसके चेहरे से हटकर कहीं दूर देखने से इनकार कर दिया। मेरे दिल की धड़कन ने नीचे जाने से इनकार कर दिया और हवा ने धीमा होने से इनकार कर दिया। मेरे बाल उसकी निगाह को रोक रहे थे। उसका हाथ मेरे चेहरे पर आ गया। जैसे ही उसके हाथ ने मेरे चेहरे को छुआ, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसके स्पर्श ने मेरे लिए अजीब काम किया। मैं मुश्किल से सांस ले रही थी और फिर वो धीरे से फुसफुसाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ स्मृति। मैंने वर्षों से ही तुमसे प्यार किया है, जब से हम दोस्त थे। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि पिछले वर्षों में जब तुम मेरे साथ नहीं थी, मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता हूँ। क्या तुम मेरी होना चाहती हो? इतने ईमानदार प्रस्ताव में मैं खो ही गई। मेरे चेहरे पर पानी की बूंदें आ गई। मैं सोच रही थी कि जब मैं उन्हें अपने हाथों पर महसूस कर रही थी तो मैं क्यों रो रही थी। बारिश हो रही थी। हमें तब पता चला कि 15 मिनट हो चुके थे और लोग लाइन में लगने का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा बारिश हो रही थी। हम जल्दी से बाहर निकलने की ओर बढ़े। शाम के 7:30 बज रहे थे। हमने एक टैक्सी किराए पर ली और निकल पड़े। अंदर वो मेरे पास बैठ गया और मैं अब भी मुश्किल से सांस ले रही थी और यहाँ तक कि कांप रही थी, क्योंकि मैं भीग गई थी। वो भी भीग गया था। टैक्सी ड्राइवर ने एसी चालू कर दिया ताकि हम सहज महसूस करें। अभिषेक ने अपना दायां हाथ मेरे दाहिने कंधे पर टिका दिया, क्योंकि वो मेरी बाईं ओर बैठा था। उसकी गर्मजोशी ने मुझे घेर लिया। मैंने अवचेतन रूप से अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया और उसकी गीली सफेद कमीज की खुशबू पी ली। हम एक साथ चुपचाप बैठकर बाहर बारिश देख रहे थे और न जाने कब मुझे इतना आराम महसूस हुआ कि मैं सो गई। पार्क से आने के बाद, स्मृति, हम तुम्हारे हॉस्टल पहुंच गए हैं। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि बारिश रुक गई थी। मुझे अभिषेक की निकटता का आभास हो रहा था। मेरे चेहरे पर थोड़ी सी उलझन सी दिख रही थी। मैं सोचने लगी कि उसने ये क्या कर दिया था। मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसने विवाह प्रस्ताव कैसे दे दिया था मुझे, प्रतीकात्मक रूप में ही सही, पर मैंने भी तो वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। मैं टैक्सी से बाहर आई कि तभी उसकी आवाज आई, स्मृति। मैंने अभिषेक की तरफ देखा। वो अभी से ही हमको एक जोड़ी के रूप में देखने लगा था शायद। मेरे दिमाग ने मुझसे कहा नहीं। मैंने उसकी तरफ गौर से देखकर कहा नहीं। मेरा शरीर अब उसकी गर्मी से वंचित हो गया था, इसलिए बाहर मुझे कुछ ठंड लग रही थी। क्या? वो स्पष्ट रूप से गहरे असमंजस में था। मैं भी कुछ उलझन में थी, पर मैंने उसको कहा, नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती हूं, मुझे माफ कर देना और अब तुम वापस दिल्ली जा सकते हो, बाय। मैंने किसी तरह उसको इतना ही कहा और फिर दौड़कर हॉस्टल के अंदर चली गई। शायद वो अचंभित था, इसलिए उसने मेरा पीछा नहीं किया। मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
मैं सीधी अपने कमरे में जाकर ही रुकी। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गई। रित शायद किसी और कमरे में थी, इसलिए मैंने अलमारी से 2 नींद की गोलियां निकाली और उनको निगलकर बिस्तर पर पसर गई। कुछ देर पहले ही मैंने अभिषेक से वादा किया था कि मैं नींद की गोलियां नहीं लूंगी, पर अब उसके कारण ही मुझे वो वादा तोड़ना पड़ा था। अगली सुबह मुझे रिक्स ने जगाया। इतवार का दिन था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने तुरंत ही रसोई में जाकर 1 कप कॉफी बनाई और फिर कॉफी का कप लेकर बाहर बालकनी में आ गई ताजी हवा लेने के लिए। 1 घूंट भरने के बाद जैसे ही मैंने नीचे देखा, मेरे होश उड़ गए। हॉस्टल के सामने सड़क के उस पार एक बेंच पर अभिषेक सो रहा था। मैंने अंदर जाकर तुरंत ही अपना फोन चेक किया। उसका एक मैसेज था, मैं इंतजार कर रहा हूं। मुझे खुद पर गुस्सा आया, क्योंकि मैंने कम से कम उसको ये तो बताना चाहिए था कि मेरे उस जवाब के पीछे कारण क्या था। काश वो जानता कि मैं कितनी जिद्दी थी। मैं 1 कप कॉफी लेकर जल्दी से सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। गुड मॉर्निंग, मैंने उसका अभिवादन किया और उठते ही उसको 1 कप कॉफी थमा दी। एक बुरी रात के बाद मुझे आखिरकार एक गुड मॉर्निंग मिल गई। उसने कॉफी ले ली। तुम भी हर समय मजाक करते हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हम अभी से हमेशा संपर्क में रहेंगे। लेकिन मुझे खेद है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं हो सकती हूँ। ये संभव नहीं है। कोशिश करो और मेरी बात को समझो। तो यह एक बुरी सुबह है। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बस इतना ही कहा। क्या? कुछ भी तो नहीं? कम से कम मुझे जवाब दो। मैंने जवाब दे दिया। तो किस प्रकार का उत्तर था? ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुमसे सीखा है। ठीक, मैंने कहा। मेरा गुस्सा फिर से उठ रहा था। तो जाओ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अलविदा, मैंने कहा और बेंच से उठकर खड़ी हो गई। तुम गुस्सा क्यों कर रही है? मुझे गुस्सा होना चाहिए और तुमको मुझे हाँ कहना चाहिए और मुझे खुश करना चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम नहीं समझते कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती हूँ? तुमने मुझे समझाया ही नहीं। तुम बच्चे नहीं हो। तुम कम से कम बता सकती हो कि मुझे क्या समझना चाहिए। क्या बताना है? तुम पहले से ही सब कुछ जानते हो। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि जब मैंने तुम्हें अपना होने के लिए कहा तो मेरा मतलब शादी ही था। लेकिन अगर मैं स्पष्ट नहीं था तो मुझे खेद है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो अब तक मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पा रहा था। धिक्कार है अभिषेक, तुम ऐसी लड़की से क्यों शादी करना चाहते हो जिसका 2 दिन तक बार बार बलात्कार हो चुका है और जो अभी तक ठीक नहीं हुई है? मैंने गुस्से से उसको कह दिया और मैंने उसके चेहरे पर गुस्सा देखा। मैं वास्तव में जानती थी कि उसकी तंत्रिका को कैसे छूना था। मैंने मुश्किल से सांस ली। उसने मेरे कंधे पकड़ लिए और मेरे चेहरे को अपने करीब ले आया। उसकी आंखें क्रोध से धधक रही थी। उसने मुझे हिलाया, यहां तक कि उसने मेरे कंधों पर बल न डालने की कोशिश की। उसका जबड़ा कड़ा हो गया। रो बोला, क्योंकि मूर्ख लगी। आई लव यू। धिक्कार है मूर्ख लड़की, मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूं और मैं तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता। यही मैं चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और तुम्हारा बनना चाहता हूं, तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। लेकिन तुम जानती हो, मैं तुम्हारे जीवन से आगे बढ़ जाता अगर तुम्हारे पास मेरी जगह कोई और होता या तुम्हारे पास मेरे प्रति कुछ भी नहीं होता। तब मैं सिर्फ एक वफादार दोस्त बना रहता और मैं तुम्हारी भावनाओं की खोज के लिए यहां आया था। और मैं अब नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। सिर्फ तुम डरती हो कि तुम्हारा मेरे साथ रहना मेरे लिए बुरा होगा। लेकिन मैं तुमको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा।
हम प्यार करते हैं और एक दूसरे के लायक हैं। तुम मुझे खुश करती हो। तुम्हारा अतीत मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें इतना खुश कर दूंगा कि तुम्हारा अतीत तुम्हारी छाया में भी नहीं रहेगा। बोलते समय भी उसके चेहरे पर तरह तरह के भाव दिखाई दे रहे थे। प्यार करने की लालसा और सिर्फ प्यार करने के लिए गुस्सा। मुझे पता था कि वो मुझे प्यार करता था। मुझे ये भी पता था कि मैं उससे प्यार करती थी और मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी। मैं उसका जीवन खराब नहीं कर सकती थी। अगर मैंने उससे शादी की तो जो लोग हमें हमारे गृहनगर से जानते थे वे बात करने के बहाने ढूंढेंगे। मैं ये सब अपने ऊपर लेने के लिए उसे सहन नहीं करने देना चाहती थी। इसके अलावा उसका परिवार, क्या वे मुझे एक बलात्कार की शिकार लड़की को स्वीकार करेंगे? तुम जो सोच रही हो वो कह दो कृपया। ये सही नहीं है। लोग बात करेंगे। तुम्हारा परिवार, मेरे परिवार ने मुझे तुम्हारे लिए तरसते देखा है। वे जानते हैं कि अगर वे तुम्हारे लिए मेरे प्यार का विरोध करेंगे तो मैं मर जाऊंगा। अभिषेक, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते हो। मैं अभी तैयार नहीं हूं। मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं। अगर तुमको ऐसा लगा तो मुझे खेद है। मुझे लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन अगर तुम इसे महसूस करने के लिए समय चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तुम तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। हम संपर्क में रहेंगे। और तब तक क्या करोगे? अपने भविष्य की जीवन साथी के लिए थोड़ा और तरसूंगा। उसने मुझे आंख मारी और जाने के लिए खड़ा हो गया। सुख ही सुख। वो इतना कमाल का लड़का था। कोई भी उससे प्यार करता और वो मुझसे प्यार करता था और इंतजार करने को तैयार था, भले ये हमेशा के लिए हो। क्या मैं अतिशयोक्ति कर रही थी? क्या रह गया था? क्या मैं स्वयं अपने अतीत से चिपके नहीं रह गई थी और जाने से इनकार कर रही थी? लोगों ने मुझे खुश रखने की बहुत कोशिश की थी, मेरे माता पिता, श्रेया, रिट्स, लेकिन मैं दुखी थी। और जो मुझसे प्यार करते थे मैं उन सबको दुखी तो दे रही थी। मैं इतनी स्वार्थी क्यों हो गई थी? क्या मुझे उस आदमी को नहीं रोकना चाहिए जिसे मैं प्यार करती थी और अब भी करती हूँ? क्या मैं पहले ही पीड़ित नहीं थी? क्या मैं उसके साथ खुशी के लायक नहीं थी? चलते चलते मैंने उसकी पीठ की तरफ देखा। मैंने उसे अपने से दूर जाते देखा। मैंने इंतजार किया। मेरे दिमाग में चीजें संसाधित हो रही थी। मुझे उससे प्यार करने के लिए उसकी जरूरत थी। मैं चाहती थी कि वह रुक जाए। मैं उसके साथ रहना चाहती थी। वो रुका और मुड़ा। हमने एक दूसरे को देखा। अगले ही पल में दौड़कर उसकी बाहों में सिमट गई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी। हम कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे। फिर हम उस आलिंगन से अलग हुए तो हम दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। लगता है कि मुझे अब तरसने की आवश्यकता नहीं है। क्या मुझे अपने माता पिता को तुम्हारे घर भेज देना चाहिए? क्या इतनी जल्दी? मुझे अब अपना एमए पूरा करना है और नौकरी भी खोजनी है। ठीक है, तो हम एक जोड़ा बन जाते हैं। तुम अपना एमए करो, मैं मेरा करता हूँ। तुम नौकरी पर लग जाओ, मैं अपना कैरियर बनाता हूँ। इसमें कम से कम 2 साल लगेंगे, फिर हम शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा समय लगता है तो मैं अपनी बारात लेकर आ रहा हूँ तुमसे शादी करने के लिए। और अगर तुमने मुझे मना करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सिर पर सिंदूर लगाकर हमारे बिस्तर पर फेंक दूंगा। और ध्यान रहे, मैं तुम्हें तब तक थोड़ा भी नहीं बख्शूंगा जब तक हमें हमारे जुड़वा बच्चे नहीं मिलते हैं। वो बड़बड़ाया और मैं एक साथ हंसने और शर्माने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। फिर वो मुस्कुराया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जाने मन, मेरा सच में यही करने का इरादा है। और इससे भी ज़्यादा अगर तुम इस तरह शर्माती रही तो। और वह खतरनाक शैतानी ढंग से मुस्कुराया। मैं जोर से शर्मा गई और उसने मुझे गले से लगा ली। इस तरह शुरू हुई हमारी प्रेम कहानी। हमने अपना अपना कैरियर पूरा किया और जब मुझे नौकरी मिली तो वह सरकारी सेवा में शामिल हो गया। एक दिन उसने अपने माता पिता को मेरे मम्मी डैडी के पास भेज दिया। मेरे माता पिता को कोई बड़ी खुशी नहीं थी। वो रोमांचित थे कि आखिरकार खुशी को गले लगाने का फैसला किया था। हमने जल्दी शादी कर ली और उसके 2 साल बाद हमारे जुड़वा बच्चे हुए।
आहाना और शौर्य। हम अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे और मैं अपने घर में एक प्यारे पति और 2 बड़े हो रहे बच्चों के साथ व्यस्त थी। मैं लेखक बनने का अपना छोटा सा सपना भूल गई थी। मैं अब इसके प्रति जुनूनी महसूस नहीं करती थी। मुझे खाना बनाना भी अच्छा लगने लगा था। हालांकि जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए और स्कूल जाना शुरू किया, मैं आज़ाद हो गई थी। इसने मुझे बोर किया। मैं जब भी अखबार पढ़ती थी, बलात्कार के मामले मुझे परेशान करते थे। पहले तो मैंने खुद इस पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी शादी के बाद से इतनी तेजी से बदल गई थी कि मेरे दिल और दिमाग की एक भी बात अभिषेक की नज़रों से बच नहीं सकती थी। वो मुझे खुद बोलने के लिए समय देते थे और अगर मैं नहीं करती थी तो वो मुझे मेरे दिल की बातों को उनके सामने कहने को मजबूर कर देते थे। एक रात के खाने के बाद जब मैंने बच्चों को बिस्तर पर लेटा दिया तो उन्होंने फैसला किया कि ये समय ठीक था कि मैं उन्हें बता दूं कि मैं क्या सोच रही थी। मैंने सब कुछ बता दिया। तुम अपने खाली समय का उपयोग क्यों नहीं करती हो? कैसे? क्या तुम उस बारे में कुछ करना चाहती हो जिसका तुमने सामना किया था? तुम जानती हो मैं गलत था। मुझे लगा कि खुश रहने से तुम अतीत को भूल जाओगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुमको इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। क्या? तुम मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? मैं उन लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जिन्हें आप जानते हैं। मेरा मतलब है मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बच गई। लेकिन लोगों को देखो, निर्भया और भी कई मामले वे मर चुकी हैं और ये केवल रिपोर्ट किए गए बलात्कार हैं। क्या होता अगर मेरे डैडी इतने प्रभावशाली नहीं होते? मुझे न्याय नहीं मिलता। ऐसी लड़कियां हो सकती हैं जो आज भी खुद को टूटी हुई और कलंकित महसूस करती हैं। क्या हुआ यदि उनके परिवार मेरे परिवार जैसे नहीं है? मैं बनाना चाहती हूँ ऐसी लड़कियों के लिए एक परिवार और उन्हें एक स्वतंत्र जीवन जीना सिखाना चाहती हूँ। मैं उन्हें न्याय दिलाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इससे ही मुझे शांति मिलेगी। तुमको कैसा लगता है? क्या मुझे ये सब करना चाहिए? मैं तुम्हारे साथ हूँ जाने मन। उसने मेरे माथे को चूमा। लेकिन अगर मैं बहुत व्यस्त हो गई तो हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? वे अब इतने छोटे भी नहीं हैं और मैं भी तो हूँ उनके पास। हम प्रबंधन करेंगे। ये सब मायने रखता है जो तुमको खुश करता है। इसलिए अब हम तुम्हारे सपने को साकार करने जा रहे हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। 2 वर्षों के बाद हम एक साथ रहते हैं, हम साथ साथ संघर्ष करते हैं। स्मृति होम। ये वो घर था जो मैंने अपने सपने को साकार करने के लिए बनाया था। मैं अपनी छोटी सी इमारत के बाहर खड़ी थी जहाँ विभिन्न बलात्कार पीड़िताएं रहती थी। मैं उनके सहयोग से एक संस्था बनाने में सफल हुई थी। एनजीओ पहले ही शुरू हो चुका था और मैं अपनी टीम के साथ अपने मिशन को पूरा करने पर काम कर रही थी। मैं मुस्कुराई जब मेरे पति मेरे 10 साल के बच्चों के साथ मुझे घर ले गए। जब मैं अपने परिवार के साथ बाहर इंतजार कर रही थी तो मैंने इमारत में अपने परिवार की लड़कियों की तरफ देखकर हाथ हिलाया। अगली सुबह मुझे उनके पास वापस आ जाना था। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपको और भी सुंदर सुंदर कहानियाँ प्रस्तुत करते रहेंगे। कृपया हमारी कहानियों के इन वीडियोस को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।